हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह और आज हम एक अगला टॉपिक लेके आए हैं जिसके नोट्स हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जिसको हम लोग अगला टॉपिक हमारा है अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में हमने यहाँ पर लिख रखा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, पहले इसको समझिए। विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं, किंतु ये विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती हैं। विलय की रासायनिक प्रकृति पर भी निर्भर करती हैं। रासायनिक प्रकृति पर क्या करती हैं बेटा? निर्भर करती हैं। ये भी बात आपको यहाँ पे समझना होगा। यानी विलयन के वो गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। और विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं? 4 अणुसंख्यक गुणधर्म हैं आपके पास। सबसे पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आपका है, ध्यान से देखिए, हिमांक का अवनमन यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड चौथा आपका है परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है और यहाँ पर से आपका जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो 3 ऑप्शन तो इसमें से आपको ये दिए जाएंगे, जो आप यहाँ पे 3 ऑप्शन देख रहे हैं। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और साथ में एक ऑप्शन पृष्ठ तनाव भी दिया जाता है। तो पृष्ठ तनाव हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो ये बात आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि हमारे अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हैं बेटा? 4 हैं। सबसे पहले जो हम आज लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। तो इसकी परिभाषा क्या है, इसको जरा ध्यान से आप लोग देखिए। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील युक्त विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील युक्त विलयन के वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है वो विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये वाष्प दाब में आप अपेक्षित अवनमन दे रहे हैं और ये विलय का मूल प्रभाज है। तो इसको हमने यहाँ पर समीकरण 1 माना। क्लियर है? और हम जानते हैं कि विलय का मोल प्रभाज यानी XB बराबर, हम लोग मोल प्रभाज के बारे में पीछे बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये मोल प्रभाज हम लोग देख रहे हैं। तो जीटा बी बराबर NB/Na प्लस NB। मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा विलयन है वो तनु है। तो तनु विलयन के लिए Na की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी यानी NB यानी विलय बहुत कम होगा और विलायक के अणुओं के मोल की संख्या क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हमने NB को क्या मान लिया? नगण्य मानने पर। नगण्य मतलब हमने इसको शून्य मान लिया, इसलिए जीटा बी बराबर NB/Na हो जाएगा। यानी यहाँ पर NB जो विलयन के अंदर NB था उसको हमने नगण्य मान लिया तो उसलिए 0 हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ से निगलेक्ट कर देंगे तो NB/Na हो जाएगा। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर NB बराबर क्या होता है बेटा? WB/MB होता है और Na बराबर WA/Ma होता है। इसलिए NB की जगह पर WAB/MB रखे हुए हैं और Na की जगह पर WA/Ma। अब इनको हमने पलट दिया है तो पलटने पर देखिए ये Ma चला जाएगा WB के पास तो WB/Ma हो जाएगा और MB आ जाएगा WA के पास तो WA/MB हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास XB का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे, जिसको हमने यहाँ पर समीकरण 1 माना था। क्या इतनी प्यारी सी बात आप सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताइए। और अब बेटा यहाँ पर देखिए, हमने वैल्यू को जीटा बी की जगह पे हमने जो रखा है वो क्या रखा है? WB/Ma/MB/WA बराबर P0A-PA/P0A। जहाँ पर P0A क्या है मैंने यहाँ पर लिख रखा है आप लोगों के लिए जानने के लिए कि यहाँ पर देखिए P0A क्या है? ये बेटा विलायक का वाष्प दाब है और PA जो है विलयन का वाष्प दाब। ये विलयन का वाष्प दाब मतलब जब हमने विलयन में यानी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, तो उस सॉल्यूशन का यानी उस विलयन का ये वाष्प दाब है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है और ये विलय के मोल प्रभाज का हमने यहाँ पर फार्मूला इस तरीके से निकालना है। कब? जब हमने विलय को एकदम नगण्य माना है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनता है।
जितने भी फार्मूले डिब्बे में बंद हैं ये सब बहुत यूजफुल हैं, इनको हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे और ये आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। ठीक है, अगला जो दूसरा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है उसका नाम है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का मतलब आप लोग समझ लीजिए, क्वथनांक का मतलब होता है, क्वथ का मतलब होता है उबलना और नांग का मतलब होता है बिंदु, यानी जिस बिंदु पर यानी जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है वो उसका बेटा क्वथनांक कहलाता है। तो ये लिखा है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है और प्रत्येक पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। जैसे शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु यदि इस शुद्ध विलायक में यानी जल में विलय की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर उसके क्वथनांक में बेटा क्या होती, वृद्धि हो जाती है और इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसी वृद्धि को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अतः अगर मुझे एग्जाम में एक लाइन में परिभाषित करना हो तो मैं क्या लिखूंगा कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं और इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। अभी एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, इसका जो सिंबल है डेल्टा बी वो इसलिए आया है क्योंकि डेल्टा का मतलब है परिवर्तन और जब आप उसमें विलय मिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और किसमें परिवर्तन हो रहा है बेटा, टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है और किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, तो इसलिए इसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। और सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं, तो इसी तरीके से आपको आगे भी नोट्स मिलेंगे। और जिन बच्चों को यहाँ से आप थ्योरी को समझने में थोड़ा सा दिक्कत आपको आ रही है तो इसकी हमारी क्लासेस भी आती रहेंगी, उनको आप देखते रहिएगा। और हमारी कोशिश ये है कि नोट्स और प्लस क्लास दोनों आपको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक Tb1 था, यानी विलायक का क्वथनांक Tb1 था तथा विलय पदार्थ घोलने पर Tb2 हो जाता। पहले क्वथनांक कितना था, Tb1 था, फिर मिलाने पर क्या होता है, Tb2 हो जाता है, यानी क्वथनांक बढ़ जाता है। अतः क्वथनांक का उन्नयन हुआ कितना, तो यानी हम जानते हैं कि बाद वाला टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है यानी वृद्धि हुई है, तो हमेशा अंतर निकालने के लिए ज़्यादा वाले से कम को घटाते हैं, इसलिए Tb2 माइनस क्या हो जाएगा, Tb1 हो जाएगा। तो क्वथनांक का उन्नयन जब भी आपको दो टेम्परेचर दिया गया होगा तो आप लोग क्वथनांक का उन्नयन Tb2 माइनस Tb1 से निकालेंगे। जहाँ पर क्या है आप समझ लीजिए, जहाँ पर Tb1 क्या है, विलायक का क्वथनांक है, Tb2 विलयन का क्वथनांक है और डेल्टा Tb क्वथनांक का उन्नयन है। ठीक है बेटा, तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आप लोग एक काम करिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। और जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मैं उनको ज़रूर हल करने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आगे देखिए बेटा, क्वथनांक के उन्नयन का फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक नियम है और नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। ये नियम क्या कहता है कि क्वथनांक के उन्नयन का नियम क्या है कि किसी विलयन के क्वथनांक का उन्नयन उसकी मोलल सांद्रता के समानुपाती। अभी मोलल सांद्रता कहो क्या था, मोलल सांद्रता के समानुपाती। मोलल सांद्रता का मतलब मोललता है, यानी इसका डेल्टा Tb समानुपाती मोलल सांद्रता, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, मोललता m के बराबर होगा। और आपको पता है कि जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा एक बराबर का चिन्ह आता है और साथ में एक कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारा आया है k, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, Kb और डॉट m। जहाँ पर Kb आपका क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है, हमने बताया एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से देखिए हम m का मान जानते हैं, m बराबर क्या होता है, मोललता का फार्मूला पीछे आपको बता के आए हैं कि Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू Wa इन ग्राम, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके पास डेल्टा Tb का जो फार्मूला बनेगा वो Kb इंटू Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू Wa इन ग्राम। तो ये फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं चैनल पे। आप जब जाएंगे तो आप डालेंगे सॉल्यूशन 2024-25, तो उसमें आपको ये नोट्स वाले जो नोट्स हैं उस नोट्स वाले प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बात को आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक
और कभी कभी देखिए बेटा, परिभाषा भी पूछी जाती है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या होगी। तो याद रखना, 1000 ग्राम विलायक में कितना बेटा, 1000 ग्राम विलायक में जब 1 ग्राम अणु या 1 मोल विलेय पदार्थ घोलने से उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नोट याद रखिएगा, यदि विलायक की मात्रा 100 ग्राम हो तो मोलल उन्नयन स्थिरांक के स्थान पर मोलर उन्नयन स्थिरांक प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हिमांक। हिम का मतलब होता है बर्फ और अंक का मतलब होता है ताप यानी बिंदु। यानी जिस बिंदु पर कोई भी द्रव क्या होता है बेटा, ठोस में परिवर्तित होने लगता है, यानी ठोस में परिवर्तित होने लगता है, यानी द्रव का जमना ही हम कह सकते हैं क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। तो इसके लिए परिभाषा लिखी गई है, ध्यान से देखिए क्या लिखा गया कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का जमना प्रारंभ हो जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। ठीक बेटा, उसके क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। प्रत्येक द्रव का हिमांक अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा इसको। शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी लोग जानते हैं। यदि इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है। यह कमी हिमांक का अवनमन कहलाती है। इसको बेटा बहुत अच्छा डिटेल में समझने के लिए यहाँ पर हम सिर्फ आपको नोट्स दे रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप नोट्स यहाँ से बना लीजिए, बाकी इसकी जो क्लासेस पड़ी हुई हैं वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कम होना, यानी उसका ताप कम हो जाता है तब वो जमना प्रारंभ करता है। लिखा, अतः जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी हो जाती है। इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। इसे बेटा किससे व्यक्त करते हैं, इसे डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। माना शुद्ध जल यानी विलायक का हिमांक TF1 था और विलेय पदार्थ घोलने पर इसका हिमांक TF2 हो जाता, अतः हिमांक में अवनमन डेल्टा TF। देखिए टेम्परेचर पहले क्या था, TF1 यानी टेम्परेचर ज़्यादा था, उसके बाद टेम्परेचर कम हो गया ना, डिप्रेशन हुआ है, अवनमन हुआ है, और टेम्परेचर कम होने पर कितना हो गया, TF2 हो गया। इसलिए बेटा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि TF1 से यानी हिमांक के केस में डेल्टा TF निकालने के लिए TF1 से TF2 को माइनस किया जाता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में TB2 से TB1 को माइनस किया जाता था। इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ TF1 विलायक का हिमांक है, TF2 विलयन का हिमांक है और डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे बेहतर नोट्स बना सकते हैं और यहाँ से नोट्स बनाने के बाद आप हमारी क्लास में पहुँचिए और वहाँ पर एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखिए बेटा, अभी हिमांक के अवनमन का भी हमारे पास क्या है, एक नियम है। ये नियम क्या कहता है, जैसे क्वथनांक का उन्नयन का नियम था वैसे ही हिमांक के अवनमन का नियम है। क्या कहता है कि किसी विलयन के हिमांक का अवनमन उसकी मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। वहां पर हम लोगों ने डेल्टा टीबी यूज किया था, वो क्वथनांक का उन्नयन था। यहाँ पर हम लोग हिमांक का अवनमन पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF समानुपाती M, और हमने कहा समानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो एक स्थिरांक आता है K, और ये स्थिरांक बेटा किसके लिए है, ये स्थिरांक है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। यहाँ पर बेटा आप F कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर M हो जाएगा। ठीक है, जहां पर KF है तो KF बेटा क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हिमांक अवनमन स्थिरांक है। ठीक, ये बात याद रखना। ठीक है, मोललता का फार्मूला हमने बेटा यहाँ पे लिख रखा है, और मोललता के फार्मूले को उठा करके जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास, ये गलती से ये KF है, क्या हो जाएगा बेटा, KF। तो KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हिमांक के अवनमन से न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये ऐसा चैप्टर है यहाँ से न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो इस फार्मूले को हम वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जैसे अणुसंख्यक गुणधर्म हिमांक का अवनमन सर उपयोग हम कहाँ पर करेंगे, तो बेटा किसी भी कंपाउंड्स का अणुभार निकालने के लिए, MB क्या है, अणुभार है, तो अणुभार निकालने का भी हमने वीडियो पीछे डाल रखा है। आप लोग वहां पर अणुभार चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से अणुभार ज्ञात किया जाता है आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस फार्मूले से हम लोग अणुभार की गणना करते हैं।
ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमारा चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण। परासरण दाब पढ़ना है अणुसंख्यक गुणधर्म में, लेकिन हम लोग उससे पहले पढ़ लेते हैं कि परासरण होता क्या है। तो देखिए, जब किसी विलयन को उसके विलायक से पृथक रखा जाता है तो विलायक विलयन की ओर गति करती है, तो इस घटना को परासरण कहते हैं। अथवा जब दो भिन्न सांद्रताओं वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाला विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करती है, इसे परासरण कहते हैं। परासरण बेटा दो प्रकार का होता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। बाह्य परासरण क्या है? बाह्य परासरण क्या है? अर्धपारगम झिल्ली से बना एक ऐसा तंत्र हो जिसके अंदर विलयन की सांद्रता कम हो तथा बाहर विलयन की सांद्रता अधिक हो, तो इस समय तंत्र से विलायक के अंदर से बाहर की ओर गति करती है। तो विलायक अंदर से बाहर की ओर गति करती है, तो इसे बाह्य परासरण कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि अंगूर को चाशनी में डुबोना। आप जब अंगूर को चाशनी में डुबोते हैं तो अंगूर बेटा क्या होता है? सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि चाशनी की सांद्रता अधिक होती है और अंगूर की सांद्रता बेटा क्या होती है? कम होती है। तो जो अणुएं होती हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आ जाती हैं। किसके कारण? परासरण के कारण। तो कल की डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंगूर को चाशनी में डुबोने पर वो सिकुड़ जाती है, क्यों? तो आप जवाब देंगे बाह्य परासरण के कारण। तो इसको याद करने का तरीका है, अंदर से जब बाहर आए तो बाह्य परासरण और बाहर से जब अंदर जाए तो अंतः परासरण होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे अंतः परासरण। अब देखिए बेटा, अंतः परासरण में क्या है? अर्धपारगम झिल्ली से बना एक तंत्र जिसके अंदर विलयन की सांद्रता अधिक हो तथा बाहर विलयन की सांद्रता कम हो, तो इस समय तंत्र से विलायक बाहर से अंदर की ओर गति करती हैं, तो इसे अंतः परासरण कहते हैं। उदाहरण के लिए है किशमिश को पानी में डुबोना। आप लोगों ने अपने घर पर भी देखा होगा कि आप जब किशमिश को पानी में डुबोते हैं तो किशमिश क्या होती है? फूल जाती है। क्यों? क्योंकि किशमिश के अंदर की सांद्रता अधिक होती है जबकि पानी जो बाहर होता है उसकी सांद्रता कम होती है। तो अणुएं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करती हैं, तो इसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। तो आप ये चित्र भी बना दीजिएगा। कल की डेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किशमिश को पानी में डुबोने पर वो फूल जाती है, क्यों? तो आप जवाब देंगे अंतः परासरण के कारण। ठीक है बेटा, तो इतनी बात याद रखना। अब हमारा जवाब, अब देखिए हम आगे अगला टॉपिक जो हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है परासरण दाब। परासरण क्रिया हो रही थी। अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए क्रिया के विपरीत दिशा में जो दाब लगाया जाता है इसे ही हम लोग बेटा क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, और इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे इधर देखिए, ए हमारा विलायक है और ए बी हमारा बेटा क्या है? विलयन है। ध्यान से इसको समझिए, समझ लीजिए। यहीं पर ए हमारा विलायक है और ए बी हमारा बेटा क्या है? विलयन है। तो अणुएं इधर से इधर गति कर रही हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एक दाब मापी लगाएंगे और इससे हम क्या डालेंगे? यहाँ पर प्रेशर डालेंगे। तो जब हम यहाँ पे प्रेशर डालेंगे तो जो विलायक के अणुओं की गति है वो गति रुक जाएगी। तो जितने दाब से इन अणुओं की गति रुक जाएगी उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो क्रिया इधर हो रही है तो क्रिया के विपरीत हम लोग दाब लगा रहे हैं, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये कम सांद्रता है और इसकी अधिक सांद्रता। तो अणुएं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करती हैं? गति करती हैं। इसलिए ये घटना क्या है? परासरण की घटना हो रही है। और परासरण की घटना को रोकने के लिए जितने दाब की हमें आवश्यकता होती है उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए आगे इसका फार्मूला किस तरीके से बना वो भी जान लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब बेटा परासरण दाब संबंधी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वान 't हॉफ, और उन्होंने एक नियम दिया। उन्होंने कहा कि वान 't हॉफ ने किसी विलयन के परासरण दाब के मापन के लिए आदर्श गैस समीकरण को लागू किया जा सकता। उन्होंने बताया कि हम लोग अगर किसी विलयन का मुझे परासरण दाब निकालना है तो मैं आदर्श गैस समीकरण को लागू करूंगा, जहां पर आप जानते हैं कि P क्या है? गैस का दाब है, और V क्या है? गैस का आयतन है, N क्या है? गैस के मोलों की संख्या है, R क्या है? स्रावित नेतांक है ना, और T क्या है बेटा? टेम्परेचर है। किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। तो करना क्या है? इस फार्मूले में जहां पर P है यानी ये दाब है तो इसकी जगह पे हमें क्या लिखना होगा? विलयन का परासरण दाब। गैस का आयतन तो विलयन का आयतन हो जाएगा।
गैस के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या जिसको NB से लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए R गैस का सार्वत्रिक स्थिरांक है, वो तो वही रहेगा। और टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो केल्विन में T क्या है, टेम्परेचर है, जिसको हमें बेटा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग यानी इस PV nRT की जगह पर देखो, P की जगह पे हमने पाई रखा, V की जगह पे V रहेगा, N की जगह पे NB रखा, R की जगह पे R रहेगा, T की जगह पे T रहेगा। क्लियर है। अभी हमने V को इधर ट्रांसफर किया तो NB/V हो गया, और NB/V यानी ये मोलैरिटी यानी मोलर सांद्रता C के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए NB/V की जगह पे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर पाई बराबर क्या हो गया, CRT हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अगर मान लीजिए ताप स्थिर है तो R तो कांस्टेंट है ही है, ताप भी स्थिर हो गया, तो कांस्टेंट और बराबर का चिन्ह मिलके क्या बनाएगा, समानुपाती। तो पाई समानुपाती बेटा क्या हो जाएगा, C, और C जहां पर क्या है, मोलर सांद्रता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 से गए तो पाई बराबर बेटा क्या हो गया, CRT, और C यानी मोलर सांद्रता, P बराबर बेटा क्या है, C क्या है, मोलर सांद्रता, और C यानी मोलर सांद्रता यानी ये मोलरता के बराबर होता है। तो WB इंटू 1000/MB इंटू V इन ml। इस फार्मूले को इस C की जगह पे हमने रख दिया, और यहाँ पर ये देखिए R रख दिया और T रख दिया। इस तरीके से ये परासरण दाब के लिए यहाँ पर फार्मूला बन गया। तो अगर किसी बच्चे को, मेरे प्यारे बच्चों, ये सब आप लोगों के लिए है, अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में या पढ़ने में, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। उम्मीद करता हूँ ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे और सभी लोग इसको नोट करेंगे। एक बात बेटा याद रखिएगा, एक टीचर मेहनत कर रहा है तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो आज के लिए बेटा इतना ही, यानी हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक में जब हम आएंगे तो वहाँ पर हम राउल्ट के नियम के साथ आएंगे, आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है। और अभी इसी के साथ हमें लगता है बेटा एक टॉपिक हमारा छूट रहा है, उसको भी हम कवर कर देते हैं। तो सभी लोग बने रहिएगा। अभी बेटा मैंने उसका नोट्स लिखा नहीं है, सम परासरी विलयन क्या होते हैं, अल्प परासरी विलयन क्या होते हैं ना, तो इन सबको मुझे बताना है, इनके नोट्स भी हमें आपको देने हैं। तो सभी लोग पहले इतना लिख लीजिए, वरना एक दिन में बहुत सारा नोट्स हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।